Hello friends, I am Vijay Rajwardhan. Welcome to our study channel. Today I will tell you accounting ratios. In accounting ratio, first part is balance sheet ratios. Accounting ratios, which is mainly for financial analysis of business. बिजनेस का फाइनेंशियल एनालिसिस करने के लिए अकाउंटिंग रेशियोज की जरूरत होती है. बैलेंस शीट रेशियोज which helps to understand the relationship between the assets and liabilities. बैलेंस शीट रेशियो ये हमें इससे क्या पता चलता है, एसेट्स और लाइबिलिटीज के बीच का रिलेशन पता चलेगा. टू जज द लिक्विडिटी, सॉल्वेंसी एंड कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ द कंसर्न. बिजनेस की लिक्विडिटी क्या है, कैश आउटफ्लो इनफ्लो कितनी है, कैश आ रही है जा रही है कितनी है. सॉल्वेंसी, दे आर पेइंग और नॉट टू आउटसाइडर्स प्रॉपरली. बिजनेस को कितना पे कर रहे हैं, बिजनेस वाले कितना पे कर रहे हैं जहाँ से लोन लिया है. कैपिटल स्ट्रक्चर, उनकी कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है, उनके पास पैसा कितना, ये सब हमें पता चलेगा. तो फर्स्ट रेशियो इज करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट असेट्स बाय करंट लाइबिलिटीज. करंट रेशियो का ये पहला फॉर्मूला होगा, करंट असेट्स बाय करंट लाइबिलिटीज. स्टैंडर्ड रेशियो इज 2:1. 2:1 means 2 is a current asset and 1 is a current liability. बिजनेस के पास करंट असेट्स दो होनी चाहिए तो एक क्या होना चाहिए, लाइबिलिटीज, जिससे हम शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज पे कर सके. इट मीन्स करंट रेशियो which helps to understand ability to meet its short term liabilities. करंट रेशियो से हमें क्या पता चलता है कि शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज को हम पेड करने में कितने समर्थ है, बिजनेस वाले कितने समर्थ है. दिस रेशियो इज यूज्ड बाय क्रेडिटर्स. क्रेडिटर्स, द पर्सन हु इज सप्लाइंग गुड्स ऑन क्रेडिट बेस, जो उधारी पर माल बेचता है उसे क्रेडिटर कहा जाता है. वो करंट रेशियो देखकर ही हमारे साथ रिलेशन बनाता है या माल बेचता है, ये ध्यान में रखना है. व्हाट टू ऐड इन करंट रेशियो, करंट असेट्स एंड करंट लाइबिलिटीज. लेट्स सी. इन करंट असेट्स वी हैव टू ऐड सन्ड्री डेटर्स माइनस प्रोविजन. सन्ड्री डेटर्स, द पर्सन हु हैज टेकन गुड्स ऑन क्रेडिट बेस, जिसने उधारी पर माल लिया है हमसे, माइनस प्रोविजन means bad debt RDD. If you have provision of bad debt and RDD, so we have to deduct. प्रोविजन का मतलब है कुछ कस्टमर्स पैसा नहीं दे सकते, ऐसा लगा हमें तो हम माइनस करेंगे. लूज टूल्स, शॉर्ट टाइप ऑफ फर्नीचर्स. ओके. एसेट्स, जितने हमारे पास फर्नीचर्स है, जितने छोटे एसेट्स है, छोटा सामान होगा तो वो लूज टूल्स में आएगा. इनकम अक्रूड एंड ड्यू. इनकम अक्रूड बट नॉट रिसीव्ड, कहीं पर से तो हमें इनकम आने वाला है पर अभी तक आया नहीं है, तो ये भी पकड़ेंगे. बिल्स रिसीवेबल, स्टिल वी हैव नॉट रिसीव्ड, कहीं पर से तो बिल आने वाला है पर अभी तक रिसीव नहीं हुआ. बैलेंसेस ऑफ कैश एंड बैंक, कैश और बैंक के बैलेंस हमें करंट असेट में ऐड करनी है. इन्वेस्टमेंट, मार्केटेबल इन्वेस्टमेंट, कहीं कहीं पर हमने इन्वेस्टमेंट की हुई है तो वो भी ऐड करनी है. क्लोजिंग स्टॉक ऑफ गुड्स, सारी चीज़ों का जो क्लोजिंग स्टॉक है, हमारे पास जो स्टॉक जमा है वो सब ऐड करेंगे. प्रीपेड एक्सपेंसेस, एडवांस पेमेंट ऑफ एनी एक्सपेंसेस, फॉर एग्जांपल रेंट, सैलरी. अगर किसी चीज़ की हम एडवांस में पेमेंट करते हैं तो उसे कहेंगे प्रीपेड एक्सपेंसेस. सैलरी हुआ, रेंट हुआ. शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस गिवन, वी हैव गिवन शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस. कहीं किसी को तो हमने लोन दिया है, एडवांसेस दिया है कम पीरियड के लिए, तो ये भी हम करंट असेट्स में पकड़ेंगे. करंट लाइबिलिटीज, व्हाट टू ऐड. सन्ड्री क्रेडिटर्स, द पर्सन हु इज सप्लाइंग गुड्स ऑन क्रेडिट बेस, जो हमें उधारी पर माल बेचता है, ये हम ऐड करेंगे. बिल्स पेबल, वी हैव टू पे बिल बट स्टिल नॉट पेड, जो हमने बिल पेड नहीं किया अभी तक पर देना है. आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, स्टिल सम एक्सपेंसेस वी आर नॉट पेड, फॉर एग्जांपल रेंट फॉर 1 month, सैलरी फॉर 1 month.
कहीं पर तो हमने रेंट, जो जिस जगह पर हमारा बिजनेस है उस जगह का हमने भाड़ा नहीं दिया है या किसी वर्कर की सैलरी नहीं दी है। अनपेड डिविडेंड ऑन शेयर होल्डर्स का हमने डिविडेंड अभी तक नहीं दिया है। अनपेड डिविडेंड, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, हर साल हमें टैक्स पेड करना पड़ता है तो उसकी प्रोविजन कर रहे हैं। एडवांस इनकम, वी हैव रिसीव्ड इनकम फ्रॉम समवन इन एडवांस, किसी से तो हमने एडवांस में इनकम रिसीव की है। बैंक ओवरड्राफ्ट मीन्स द अमाउंट विच इज यूज्ड बिजनेस more than minimum sufficient balance which is kept in बैंक में जो अमाउंट होती है उससे कई कई गुना ज़्यादा, या अगर बैंक में जो बैलेंस है, समझो बैंक में बैलेंस है 5,000 और बिजनेसमैन खर्चा कर रहा है 6,000, तो इसे कहेंगे बैंक ओवरड्राफ्ट। इसका मतलब है -1,000 हो गया। तो बैंक्स आर गिविंग to that type of 1,000 as a bank overdraft, okay, to businessman on his credit base। उसका जो स्टेटस होता है उसको ध्यान में रखकर 1,000 एक्स्ट्रा खर्चा करने देती है बैंक। शॉर्ट टर्म लोन्स टेकन, वी हैव टेकन शॉर्ट टर्म लोन्स फ्रॉम समवन, कहीं पर से तो हमने लोन उठाया है फॉर मिनिमम पीरियड, कम समय के लिए। so these are the current assets and current liabilities we have to add in current asset and current liabilities respectively, and we have to solve this sum. Okay, so next ratio is liquid or quick or acid test ratio। there are three names for same formula। एक ही रेशियो के तीन नाम है, लिक्विड या क्विक और एसिड टेस्ट। दिस रेशियो which helps to understand ability of the concern to meet its short term liabilities without selling stocks। इस रेशियो से हमें मदद मिलती है कि बिजनेस शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज को पे कर रहा है या पे करना है बट विदाउट सेलिंग स्टॉक्स। किसी गुड्स को या किसी चीज़ों को बिगर बेचे हुए हम शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज को पे कर रहे हैं या नहीं कर रहे, ये हमें पता चलेगा। फॉर्मूला इज क्विक एसेट्स by quick liabilities, quick assets divided by quick liabilities। standard ratio is 1:1, 1 is quick assets and another one is quick liabilities। assets, quick assets भी एक है और quick liabilities भी एक है। in quick assets we have to add current assets, all type of current assets which we have seen in current ratio। जो current assets हमने अभी पढ़े वो सभी करंट एसेट्स हम इसमें लेंगे, माइनस क्लोजिंग स्टॉक। करंट एसेट से हमें क्या माइनस करना है, क्लोजिंग स्टॉक, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक को बिगर बेचे हुए ये रेशियो निकालना है हमें। एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस, एडवांस पेमेंट ऑफ एनी थिंग्स, सैलरी हो, रेंट हो, किसी भी चीज का हम एडवांस में पेमेंट करते हैं उसे प्रीपेड एक्सपेंसेस कहा जाता है। ओनली वी हैव टू ऐड करंट एसेट्स, तो करंट एसेट्स ही क्विक एसेट्स तैयार हो जाएगा। देन व्हाट टू ऐड इन क्विक लाइबिलिटीज, करंट लाइबिलिटीज माइनस ऑल टाइप ऑफ करंट लाइबिलिटीज विच वी हैव सीन इन करंट रेशियो, माइनस बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक हमें किसी प्रकार के ओवरड्राफ्ट नहीं, फैसिलिटी नहीं दे रही है, एक्स्ट्रा अमाउंट खर्चा करने नहीं दे रही है, वो माइनस करना है। एंड अक्रूड इंटरेस्ट ऑन समथिंग विच वी हैव टू पे, ओके, कहीं for example on loans, okay, accrued interest but we have not paid, we have taken loan। कहीं पर से तो हमने लोन लिया है शॉर्ट पीरियड के लिए और इंटरेस्ट का डेट आ चुका है पर इंटरेस्ट अभी तक पेड नहीं किया है, उसे अक्रूड इंटरेस्ट कहा जाएगा। so we have to deduct my bank overdraft and accrued interest from current liabilities, so only add current liabilities in quick liabilities। okay friends, so liquid quick asset test ratio is equal to quick assets divided by quick liabilities। third ratio is
स्टॉक टू वर्किंग कैपिटल और इन्वेंट्री वर्किंग कैपिटल रेशो, ये तीसरा रेशो होगा हमारा। ओके फ्रेंड्स, इसे हम 3 यहाँ कर देते। स्टॉक डिवाइड बाय वर्किंग कैपिटल इन मल्टीप्लाई बाय 100। स्टॉक मीन्स क्लोजिंग स्टॉक, what to add in stock, closing stock, divided by working capital, current assets minus current liabilities, which we have seen in current ratio, first formula, first ratio। जितने करंट असेट्स है उसमें से माइनस क्या करोगे, करंट लाइबिलिटीज, देन वी गेट वर्किंग कैपिटल, मल्टीप्लाई बाय 100। ओके फ्रेंड्स, so this ratio which helps to understand relationship between the closing stock and the working capital, इन दोनों के बीच का रिलेशन कैसा है ये समझने के लिए हमें ये इसका उपयोग होता है। और एक्सटेंट ऑफ फंड्स ब्लॉक इन स्टॉक्स, इस रेशियो से हमें दूसरी बात ये भी पता चलती है कि स्टॉक में कितना फंड ब्लॉक है, मतलब कितना पैसा फंसा हुआ है। हम वर्किंग कैपिटल के लिए कुछ प्रोसेसिंग के लिए या प्रोडक्शन के लिए कुछ कर रहे हैं या नहीं, ये हमें पता चलेगा। ओके फ्रेंड्स, तो थर्ड रेशियो इज स्टॉक टू वर्किंग कैपिटल और इन्वेंट्री वर्किंग कैपिटल रेशियो इज इक्वल टू स्टॉक डिवाइड बाय वर्किंग कैपिटल मल्टीप्लाई बाय 100। फोर्थ रेशियो इज proprietary or net worth to total assets or equity or net worth or asset backing ratio। so there are 5 names for same ratio, एक ही रेशियो के लिए 5 नाम है, proprietary, net worth to total assets, equity, net worth और asset backing ratio is equal to, formula is proprietors funds or shareholders equity divided by total assets or total liabilities multiply by 100। प्रोपराइटर फंड को डिवाइड करेंगे हम टोटल एसेट्स और टोटल लाइबिलिटीज से। स्टैंडर्ड रेशियो इज 65%। 65% और मोर देन 65% इज गुड फॉर बिजनेस। ये स्टैंडर्ड रेशियो का मतलब क्या होता है कि इतना तो आना चाहिए आंसर या रेशियो, तभी बिजनेस के लिए फायदेमंद होगा, या उसके ऊपर भी गया तो भी फायदेमंद होगा, बट लेस देन स्टैंडर्ड रेशियो is not good for business। okay, so what to add in proprietor funds or shareholders equity? first is paid up equity capital। equity capital जो paid up है, paid up means shareholder has paid on shares, subscribed shares, जो shares खरीदे गए हैं उसके ऊपर अगर पेमेंट किया गया है तो कहेंगे paid up equity capital। दूसरा रिजर्व्स एंड सरप्लस, जितने कंपनी के पास बैलेंस है, जितना जमा करके रखा है फॉर फ्यूचर पर्पज, उसे कहेंगे रिजर्व्स एंड सरप्लस। लेस फ्रॉम रिजर्व्स एंड सरप्लस एक्यूमुलेटेड लॉसेस, लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डेबिट बैलेंस एंड फिक्टिशियस एसेट्स, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, मिसलेनियस एक्सपेंडिचर नॉट रिटर्न ऑफ। फिक्टिशियस एसेट्स मतलब मिसलेनियस एक्सपेंडिचर नॉट रिटर्न ऑफ। मिसलेनियस मतलब अदर खर्चा जो रिटर्न ऑफ नहीं किया गया है, बट ईयर बाय ईयर वी आर डिडक्टिंग दैट अमाउंट, तो ये भी हमें रिजर्व एंड सरप्लस से हमें माइनस करना है। देन फोर्थ थिंग इज पेड अप प्रेफरेंस कैपिटल। प्रेफरेंस कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर्स विच इज सब्सक्राइब्ड बाय शेयर होल्डर्स, सो दे हैव पेड ऑन दैट सब्सक्राइब्ड शेयर्स। प्रेफरेंस शेयर्स के ऊपर जो पेड किए गए हैं, जो खरीदा गया शेयर से उसके ऊपर पैसा दिया गया है, इसे भी हमें ऐड करना है। सो कलेक्टिवली कॉल्ड प्रोपराइटर्स फंड, ये पूरा प्रोपराइटर फंड्स में आ जाएगा। टोटल एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स, सभी प्रकार के एसेट्स, फिक्स एसेट्स जो भी है, मोटर कार है, बिल्डिंग्स है, लैंड एंड बिल्डिंग है, मशीनरी है। इन्वेस्टमेंट्स इन शेयर्स, इन गवर्नमेंट बॉन्ड्स, सभी प्रकार के इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। करंट एसेट्स, सभी प्रकार के करंट एसेट्स विच वी हैव सीन इन फर्स्ट रेशियो, करंट रेशियो, ये 3 ऐड करेंगे हम टोटल एसेट्स में, फिक्स्ड एसेट्स, इन्वेस्टमेंट्स और करंट एसेट्स। और टोटल लायबिलिटीज, ओन फंड्स,
पार्टनर्स का खुद का फंड्स, ओन फंड्स, इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड्स, फॉर एग्जांपल लोन्स फ्रॉम बैंक्स, बैंक से लिया हुआ लोन्स हम ऐड करेंगे। करंट लाइबिलिटीज, ऑल टाइप ऑफ करंट लाइबिलिटीज विच वी हैव सीन इन करंट रेशियो, ये पहले रेशियो में देखी हुई सारी करंट लाइबिलिटीज ऐड करेंगे। तो टोटल लाइबिलिटीज में क्या ऐड करेंगे? ओन फंड्स प्लस लोन्स प्लस करंट लाइबिलिटीज। ओके फ्रेंड्स, so fourth ratio is proprietary net worth to total assets, equity, net worth, asset backing ratio, proprietors funds or shareholders equity divided by total assets or total liabilities multiplied by 100. This ratio which helps to understand for long term solvency the extent of funds invested by the owners in relation to total funds employed in the business. For example, capitalization. इस रेशियो के थ्रू हम लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी का पता कर सकते हैं। इसका मतलब बिजनेस लॉन्ग रन के लिए चल सकता है या नहीं चल सकता है। लॉन्ग रन के लिए ये पेमेंट कर पाएगा, लोन्स दे पाएगा, जो उधारी रखी है वो दे पाएगा। तो ये लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी के लिए हमें इसका इस्तेमाल किया जाता है या हमें पता चलता है। दूसरा ये भी कारण है कि इसमें कितना इन्वेस्टमेंट प्रोपराइटर ने किया हुआ है या शेयर होल्डर्स ने किया हुआ है या ओन फंड जिसे कहेंगे। जो जिन पार्टनर्स ने बिजनेस का निर्माण किया है उन पार्टनर्स का कितना फंड इस बिजनेस में लगा हुआ है टोटल फंड के मुकाबले, ये भी हमें पता चलेगा। मतलब इक्विटी शेयर होल्डर्स आर ओनर्स, तो उनका योगदान कितना है इस बिजनेस में, ये हमें पता चलेगा। सभी अदर जो फंड आता है, बैंक से हम लोन उठाते हैं या प्रेफरेंस शेयर कैपिटल होता है, आउटसाइडर्स, उनके मुकाबले खुद का हमारा पैसा कितना लगा हुआ है ये हमें पता चलेगा इस रेशियो में। ओके फ्रेंड्स, देन नेक्स्ट इज फिफ्थ रेशियो, डेब्ट इक्विटी रेशियो, डेब्ट डिवाइड बाय इक्विटी। डेट वी हैव टू ऐड बोरोड फंड्स। डेट में हम क्या ऐड करेंगे? डेट मतलब कर्जा, बाहर से लिया हुआ कर्जा, पैसा। डिबेंचर्स एंड लोन्स। डिबेंचर्स, if business has issued debentures for specific periods, okay, debenture is one type of loan, okay, debentures इश्यू करके अगर डिबेंचर होल्डर से अगर पैसा लिया जाता है कुछ स्पेसिफिक पीरियड के लिए, उसे डिबेंचर्स कहा जाता है। डिबेंचर ये लोन ही होता है, ये ध्यान में रखना है। एंड लोन्स फ्रॉम बैंक्स, तो डिबेंचर्स और लोन्स ये बोरोड फंड्स में आ जाएंगे, मतलब लिया हुआ पैसा, बाहर से लिया हुआ। इंटरेस्ट अक्रूड एंड ड्यू, interest accrued but we have not paid on debentures on loans. डिबेंचर होल्डर्स को ईयरली हमें ब्याज देना पड़ता है उनके लिए, उनसे लिए हुए पैसों के ऊपर या बैंक से लिए हुए पैसे के ऊपर हमें ब्याज देना पड़ता है मंथली। तो ये इंटरेस्ट अक्रूड बट वी आर नॉट पेइंग इंटरेस्ट अक्रूड एंड ड्यू, सो वी हैव टू ऐड इन डेट डिबेंचर्स एंड लोन्स एंड इंटरेस्ट अक्रूड एंड ड्यू। देन सेकेंड इज इक्विटी प्रोपराइटर्स फंड, paid up equity capital we have seen in last ratio, previous ratio, fourth ratio, proprietary ratio ये हमने अभी देखा। इक्विटी कैपिटल जो पेड किया हुआ है, रिजर्व्स एंड सरप्लस कितना जमा किया हुआ पैसा है फ्यूचर के लिए, उससे लेस करेंगे हम एक्यूमुलेटेड लॉसेस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डेबिट बैलेंस। फिक्टिशियस एसेट्स, मिसलेनियस एक्सपेंसेस नॉट रिटर्न ऑफ, ये ईयरली रिटर्न ऑफ करना होता है, ये भी लेस करेंगे। एंड पेड अप प्रेफरेंस कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर्स, आउटसाइड शेयर्स, ये भी पेड किए हुए, ये हम ऐड करेंगे। ये हमने देखा है लास्ट प्रीवियस रेशियो में, फोर्थ रेशियो में, प्रोप्राइटरी रेशियो में। सो वी हैव टू ऐड इन इक्विटी, सो डेट इक्विटी रेशियो इज इक्वल टू डेट डिवाइड बाय इक्विटी। दिस रेशियो विच हेल्प्स टू अंडरस्टैंड शोज मार्जिन ऑफ सेफ्टी फॉर लॉन्ग टर्म क्रेडिटर। यहाँ पर क्रेडिटर्स जो होते हैं वो लॉन्ग टर्म के लिए मार्जिन ऑफ सेफ्टी देखते हैं, मतलब क्रेडिटर्स जिनसे हम माल उधारी पर लेते हैं
या जिनसे हम पैसा लेते हैं वो हमेशा देखते हैं कि मेरा पैसा या मेरा महीने बेचे हुए माल का, उधारी पर दिए हुए माल का पैसा मुझे वापस रिटर्न मिलेगा या नहीं। सेफ्टी, मार्जिन ऑफ सेफ्टी एंड बैलेंस बिटवीन डेट एंड इक्विटी। और कर्जा कितना और खुद का पैसा, खुद के पास खुद का फंड कितना है या बाहर से लिया हुआ फंड कितना है, इसमें का रिलेशनशिप बिटवीन डेट एंड इक्विटी, डेट और इक्विटी के बीच का रिलेशन पता चलता है। एक तो क्रेडिटर के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, या डेट और कर्जा कितना बढ़ रहा है और इक्विटी कितनी घट रही है या बढ़ रही है, डेट कितना घट रहा है बढ़ रहा है, ये पता करने के लिए इस रेशियो का इस्तेमाल किया जाएगा। स्टैंडर्ड रेशियो इज 2:1। 2:1 ये डेट इक्विटी रेशियो में होगा। इसका मतलब है ज़्यादा भी ज़्यादा कर्जा नहीं होना चाहिए, कम से कम कर्जा अगर होगा तो हम बिजनेस को रन कर पाएंगे अच्छी तरीके से। ओके फ्रेंड्स, देन नेक्स्ट वन लास्ट इज सिक्स्थ रेशियो इज कैपिटल गियरिंग or capital structure ratio is equal to preference capital plus borrowed funds divided by equity fund. Borrowed funds we have to add same as previous ratio, debentures and long term loans. Debentures is one type of loan, long term loans from banks for 20 to 30 years. तो डिबेंचर्स ये लोन होता है और बैंक से लिया हुआ लोन, ये ऐड करेंगे हम बोरोड फंड्स में। प्रेफरेंस कैपिटल एज इट इज, ये जैसा वैसे आएगा यहाँ पर। प्रेफरेंस कैपिटल मतलब outsiders. Okay, preference capital. Equity funds is a own capital. Equity capital is a own capital, paid up equity capital. And then we have to add reserves and surplus less accumulated losses and fictitious assets, profit and loss account debit balance and miscellaneous expenses not written off. ये रिजर्व्स एंड सरप्लस से लेस करेंगे। रिजर्व्स एंड सरप्लस मतलब जमा पूंजी। पेड अप इक्विटी कैपिटल ये खुद का कैपिटल होता है, ये हम ऐड करेंगे यहाँ पर। So capital gearing or capital structure ratio is equal to preference capital plus borrowed funds divided by equity funds. This ratio which helps to understand in the proportion of debt and equity in the financing of assets of a concern. डेट और इक्विटी का रिलेशनशिप कितना है या प्रोपोर्शन कितना है, कर्जा कितना है और खुद का फंड कितना है, जिससे हम एसेट्स खरीद सकते हैं, फिक्स्ड एसेट्स खरीद सकते हैं। ये ध्यान में रखना है आपको। Leverage means the process of increasing the equity shareholders return through the use of debt, also known as gearing or trading on equity. इसमें और एक बात जाननी है हमें, increasing the process of increasing the equity shareholders return। यहाँ पर और एक बात हम ध्यान में रखेंगे कि increasing return equity shareholders is the increasing return through this ratio। इस रेशियो के थ्रू इक्विटी शेयरहोल्डर्स जान पाते हैं कि हमें कितनी रिटर्न्स मिलने वाली है। इसे कैपिटल गियरिंग भी कहा जाता है और ट्रेडिंग ऑन इक्विटी भी कहा जाता है। इफेक्ट्स ऑफ गियरिंग ऑफ कैपिटल एंड रेट ऑफ अर्निंग ऑन इक्विटी डिविडेंड, मतलब पार्टनर्स ने जो खुद का पैसा डालकर जो बिजनेस स्टार्ट किया है तो उन पैसों के ऊपर उनको कितनी रिटर्न मिलने वाली है, कैसे मिलने वाली, इस रेशियो से हमें पता चलेगा। So capital gearing or capital structure ratio is equal to preference capital plus borrowed funds divided by equity fund. Okay friends, you understood today's topic. If you want examples on this topic then you can comment. अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर कमेंट करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब भी करिए अगर आप इस चैनल पर नए हो। और एक बात, अगर प्रीवियस वीडियोस अगर चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए, ज़रूर वीडियोस देखिए। ओके फ्रेंड्स, डोंट फॉरगेट फॉर सब्सक्राइब। बाय।